शुरू करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का आगे का कॉन्सेप्ट। और अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, एक क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं कथन से। छोटे छोटे जो हमने शुरुआत किया, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू किया है। और अब तक हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे हम बेहतर एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, लगभग 3 वीडियो हमने बनाया है वर्ड प्रॉब्लम पर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल लिया था, और चारों एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से, छोटे से फिर बड़ा फिर आया, मतलब अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अब हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। जैसे वर्ड प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं शब्द समस्या भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें है क्या कि एक वाक्य दिया जाएगा, अब पूरा एक सेंटेंस बना के दिया जाएगा, पूरी कहानी की तरह लिखा रहेगा सब कुछ इसमें, क्या करना है। अब उस इक्वेशन, मतलब वो जो आपको कथन दिया जाएगा उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको करना क्या है, इसको सॉल्व क्या करना है, पूछा क्या जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो कैटेगराइज हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुल 4 कैटेगरीज मैं डिवाइड किया हूँ। पहला है संख्या संबंधी, फिर आयु से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर ज्यामिति से संबंधित प्रश्न होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर समय, दूरी, चाल, इस पर कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए जिन चारों को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, और आज हम सिर्फ देखेंगे संख्या संबंधी प्रश्न। इसको हम देखेंगे संख्या संबंधी। तो देखिए, हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है। अब यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, जिससे आगे जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी उसमें चेंजेस होंगे, आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न आपको मिले जिसमें न समझ में आए कि इसमें क्या करना है, तो आप जरूर कमेंट से पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम संख्या संबंधी प्रश्न पहले यहाँ पर करते हैं। संख्या संबंधी, ठीक है। देखिए, संख्या संबंधी, अब बाकियों को हम हटा देते हैं, बात करते हैं सिर्फ संख्या संबंधी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आयु संबंधी, फिर उसके बाद ज्यामिति, फिर समय, दूरी, और भी इसके अलावा भी कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम संख्या संबंधी। देखिए, संख्या संबंधी होता क्या है, इसमें हम संख्याओं से बात करते हैं। जैसे दो क्रमागत संख्याओं का योगफल कुछ दिया हुआ है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं, और भी कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो हम संख्या संबंधी के अंतर्गत हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा ज़रूर वीडियो। और साथ में अगर आपने इसके पहले का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वर्ड प्रॉब्लम का पहला पार्ट जो है, बिल्कुल एक छोटा सा इक्वेशन, 2 और 4 कुछ संख्या में कुछ जोड़ने पर कुछ हो जाता है। तो ये इस तरीके का बेसिक है। पहले हम सवाल को समझते हैं उसमें, और फिर क्या ज्ञात करना है, ये चीज़ें हमने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। फिर दूसरे वीडियो में भी मैंने कुछ रिलेटेड इससे कॉन्सेप्ट बताया है। फिर तीसरे वीडियो में इससे हम जो हर क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने वो पॉसिबिलिटीज़ बताया है। देखिए, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपको अभी भी यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें हम करते क्या है इस वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए, सबसे पहला तो हम यहाँ पर जब वर्ड प्रॉब्लम में जो भी हम कथन लिखा होगा उसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम उसमें ये फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज्ञात हैं और कौन सी चीज़ें ज्ञात नहीं हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा यही करना कि हमें क्या ज्ञात है, क्या नहीं ज्ञात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा,
देखिए, लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न पढ़िएगा तो बहुत केयरफुली पढ़िएगा, उसमें क्या कहा जा रहा है सही। अगर एक बार अगर आपको कथन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इक्वेशन बना लेंगे। अगर कथन समझने में थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम हुई, नहीं समझ में आया कोई इक्वेशन क्या संबंध किस से है, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है आपका इक्वेशन गलत बन जाए। और इसलिए एक सावधानी से एक बार पढ़ने के बाद आप कथन को पहले, सबसे पहले उसमें 1 या 2 बार आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर फाइंड आउट करिए क्या ज्ञात है क्या नहीं ज्ञात है। ठीक है, जो ज्ञात है उसको अलग लिखिए, जो नहीं ज्ञात है उसको अलग लिखिए। फिर जो ज्ञात है वो तो ठीक है, जो अज्ञात है, जो आपको पता नहीं है, तो आप उसे किसी वेरिएबल में ले लीजिए। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कोई मान लीजिए, जैसे कोई चर शब्द मानते हैं हम, जैसे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, ए बी सी डी, क ख ग, कुछ भी आप जिसमें लेना चाहते हैं आप उसको मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके आधार पर आप एक इक्वेशन बनाइए। ठीक है, जो ज्ञात है, जो सब वहाँ पर कहे गए हैं, उस रिलेशन के आधार पर उन ज्ञात और अज्ञात को मिलाकर एक इक्वेशन बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब इक्वेशन बन जाए तो फिर वहाँ पर चर अचर को एक साइड करके आपको सॉल्व करना होता है। जैसे आप एक, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिर्फ इक्वेशन बनाना। एक बार अगर आपका इक्वेशन बन गया तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम भी सिर्फ इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के। देखिए हमारे यहाँ पहला एग्जांपल हम लेते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। प्रश्न है ये, मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, छोटा प्रश्न है। देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का, तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याओं में सबसे पहला हमारा एग्जांपल 1 है ये। तो माना देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल में क्या ज्ञात है क्या नहीं ज्ञात है। तो मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हमें ज्ञात है, योगफल देखिए यहाँ पर ज्ञात है, और ज्ञात क्या नहीं है, यहाँ पर हमें 2 क्रमागत, वो 2 संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन उनका योगफल हमें ज्ञात है। ठीक, देखिए और सबसे चीज़ है यहाँ क्रमागत, इस चीज़ को भी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई सम विषम संख्या नहीं है, सिर्फ लिखा गया संख्याएं हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन में लिखते हैं माना, तो मैंने अभी बताया जो ज्ञात नहीं है उसको हम मान लेंगे किसी चर शब्द से। ठीक है, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड का कुछ भी आपको लेना है तो आप उसमें ले सकते हैं। तो माना पहली संख्या x है। ठीक है, अतः क्रमागत संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x+1 होगा। एक उससे ज़्यादा होगा तो x+1 हो जाएगा। क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याएं सीरियल से होती हैं, एक के बाद एक एक जोड़ने जाते हैं तो वो क्रमागत संख्याएं बनती हैं। जैसे 5 शुरुआती, अगर 5 से ले रहे हैं 5, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अब प्रश्नानुसार कहा जा रहा है 2 संख्याओं का योगफल। तो देखिए प्रश्नानुसार अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x+1 ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, x+1 ये दूसरी संख्या है। अब चाहे इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, x+1 बराबर 7 है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x+1 बराबर 7, ब्रैकेट हटा दिया, लेकिन ब्रैकेट के सामने प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें, सिंपली सिर्फ ब्रैकेट हटेगा, बाकी ऐसे। अब देखिए x हो जाएगा 2x+1 बराबर 7। अब देखिए चार अचर को एक साइड करेंगे तो 2x बराबर 7 और ये +1 है तो -1 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 का पंचांतर हो जाएगा, तो 6/2 बराबर 3, तो x बराबर 3। ठीक है, देखिए इस लाइन के बाद 2x बराबर 6 को हमने 2 का पंचांतर करके भाग सॉल्व किया है।
आप इसमें 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग देंगे तो वही चीज़ हो जाएगा फिर 2x/2 बराबर 6/2। फिर इसमें से 2 कट जाएगा तो x बराबर 6/2, x बराबर 3 ही आएगा। तो ये मैंने पंचांतर विधि से सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए हमें x बराबर 3 मिल गया, लेकिन ये अभी x कौन सी है, पहली संख्या है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहली संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो दूसरी संख्या x + 1 बराबर हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4, तथा 3 और 4 ये हमारे 2 क्रमागत संख्याएं थी। सत्यापन देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो 3 4 जोड़िएगा बराबर 7 आएगा। तो सत्यापन जब करेंगे तो 3 + 4 बराबर 7, सही है ना, ये 7 बराबर 7, LHS RHS बराबर हो गए। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, 2x। अब यहाँ पर जो भी हम संख्या मानेंगे वो होता है 2x। ये होता है हमारा हमेशा सम संख्या होता है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या हो आप x बराबर लेंगे, अगर उसमें 2 का हम गुणा कर देंगे वो सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी सम संख्या की बात की जाए, विषम संख्या की बात की जाए, तो आपको जो मानना है, जो पहला मानना होगा, पहली संख्या, वो हमेशा 2x मानेंगे। ठीक है, अब 2x के बाद दूसरी संख्या की बात होती है। अब दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या, इसकी अगली संख्या क्या होगी, अगर सम संख्या है तो हम इसमें कोई सम संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, अगर विषम संख्या है तो इसमें हम कोई विषम संख्या जोड़ेंगे। कैसे, देखिए, तो अगर देखिए अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ये सम संख्याओं के बारे में। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। देखिए 2x होता है पहली संख्या, और 2x + 1। देखिए ये मैं अभी सम के पहले बात करता हूँ। 2x + 2, देखिए सम संख्या होगा ये 2x + 4। ये जो है इस तरीके से देखिए सम संख्याएं हम जोड़ रहे हैं, तो ये जो संख्या है सम संख्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से हमारी ये संख्याएं आएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा क्रमागत सम संख्या। अब विषम संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए विषम में भी यही 2x ही रहेगा शुरू में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 2x + 1। देखिए पहला हो जाएगा 2x, अब 2x को जो अगला संख्या होगा वो हम मानते हैं यहाँ पर 1, और 2x + 3, 2x + 5। देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, तो ये हो जाएगा जैसे 1 3 5 7 9, इस तरीके से ये संख्याएं ऐड होती जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव में भी चलेंगे तो नेगेटिव में भी इसी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, इसमें भी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, लेकिन जुड़ेगा यही संख्या, और शुरुआती संख्या जो होगा वो 2x होगा। ठीक है, तो सम संख्या में यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा कि इस विषम संख्या में भी 2x क्यों लिया जा रहा है, तो देखिए इसलिए लिया जा रहा है कि पहले कोई भी संख्या होगी, पहले तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सम संख्या हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब सम संख्या हो गया 2x। अब 2x में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाएगा। जैसे अगर ये 5 था, x बराबर 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 होने के बाद 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, वो विषम संख्या हो गया। अगर उसी तरीके से अगर हम उसमें 3 जोड़ेंगे तो 10 में 13 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सम संख्या में बात करें तो 2x, अगर 5 संख्या लिया गया, x बराबर 5 है, तो वो सम संख्या 10 हो जाएगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। तो देखिए यहाँ पर 10 12 14 16 इस तरीके से सम संख्याएं जा रही हैं, और ये विषम संख्याएं जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे हमें संख्याएं लेनी है। अगर बात आएगी विषम संख्याओं का योगफल, तो हम ये चीज़ें हम अप्लाई करेंगे इस पर। अभी है एग्जाम्पल में सर, चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रश्न को। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना
पहली संख्या, देखिए ये सब जो सवाल है प्रैक्टिस से होता है। आप जितना ही सवाल, अगर एक सवाल आपने इसके पहले कभी भी लगाया होगा तो आपको पता होगा 2x हम लेते हैं। अगर आपने कभी नहीं लगाया है फिर ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए आपने सिर्फ संख्याओं का योगफल आपने देखा था, क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो इस तरीके की एक एक बार आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा हर चीज़ें बैठी रहेंगी पहले से, ठीक है। तो टाइम, एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचेगा। तो गणित में तो एक चीज़ ही है, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। यहाँ कोई रट्टा नहीं मारा जाता, कोई भी चीज़ें याद नहीं की जाती हैं कि हम सवाल का सलूशन नहीं याद करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम याद रखते हैं, फार्मूले को याद रखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए, माना पहली संख्या 2x, तो दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 2 होगा, सम संख्या है तो +2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब दोनों का योगफल प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, दोनों का योगफल। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, क्रमागत संख्या यहाँ पर दोनों ज्ञात नहीं थी, तो हमने पहले प्रश्न को पढ़ा क्या ज्ञात है क्या नहीं ज्ञात है। तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात नहीं थी, दिए गए कंडीशन के अनुसार। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, ये इस पर कंडीशन लगा हुआ है, तो इसके आधार पर मैंने पहली संख्या मान लिया, फिर उसके आधार पर दूसरी संख्या मान लिया। तो 2x प्लस 2 बराबर 10, ठीक है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, पूरा 2x प्लस 2। अभी उसको जोड़ते हैं, देखिए 2x ये हो जाएगा 4x प्लस 2 बराबर 10। तो 4x बराबर 2 को पंचांतर कर देते हैं, तो 10 माइनस 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर ये हो जाएगा 8 और x बराबर 8/4 कट जाएगा 2 बार में बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। मैंने यहाँ का 4 का पंचांतर किया है, 4 अगर गुणे में है तो पंचांतर करेंगे तो वहाँ बटे में चला जाता है, ठीक है। मैंने आपको अभी इसके पहले भी मैंने बताया, आप यहाँ 4 से दोनों पक्षों में भाग भी दे सकते हैं। तो मैंने भाग गुणा जोड़ घटाना वाली विधि नहीं अपनाया हूँ, मैं पंचांतर विधि अपनाया हूँ, ठीक है। चलिए अब ज्ञात करते हैं दोनों संख्याएं। तो देखिए पहली संख्या बराबर 2x है ना, तो 2x बराबर, तो देखिए 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 4, पहली संख्या 4 हो गई। तो दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 1 ये है, तो बराबर 2 गुणे 2 2 रहेगा, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो दूसरी संख्या ये है, तो x का मान इसमें हम रख देंगे 2x प्लस 2, तो प्लस 2 बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हैं सम क्रमागत वो है 4 6, ठीक है। अगर इसी तरीके से 2 की बात की गई, अगर यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो पहली संख्या 2x, दूसरी 2x प्लस 2, जो तीसरी संख्या होगी वो 2x प्लस 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक इक्वेशन और बढ़ाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, और जो यहाँ पर संख्या माने उसी में हम x की वैल्यू रखकर सभी क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट। तो 2x जो होता है ये हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है। 2x जो है, x थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 2x ये हमेशा सम संख्या होता है। अगर आपको विषम संख्या ज्ञात करनी है, पहली विषम संख्या ज्ञात करनी है तो 2x प्लस 1, ठीक है। और फिर उसके बाद ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा पहला विषम, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड विषम, ठीक है, यानी लिख देते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड विषम संख्या। और इसी तरीके से 2x प्लस 5, ये फिर इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा,
तो पहले भी जो विषम संख्या होगी वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, लेकिन इसमें पहली जो सम संख्या का तो ठीक है, विषम संख्या जो शुरुआत होती है वो 2x+1 से होती है। तो अभी एक एग्जांपल उसमें हम लेते हैं विषम संख्या का, इसी में हम चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने इसमें दिया दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 कर दिया है। फिर इसके आधार पर देखिए मैं सॉल्व करते हैं। देखिए अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ज़रूर कमेंट से पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश के हिसाब से मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको कहीं डाउट ना हो, कोई भी एग्जांपल भी ना छूटे, हर तरीके से आपको चीज़ें पता हो जाएं। अगर फिर भी अगर कोई छूटता है कुछ भी चीज़ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याएं देखिए मैंने आपको अभी बताया था, तो शुरुआत जो यहाँ पर होती है 2x+1 से होती है। लेकिन ये 2x क्या है, तो 2x जो होता है ये गारंटीड देता है, ये मतलब यह आपको सुनिश्चित कर देता है कि ये जो संख्या है वो सम संख्या है। ठीक है, ये सम संख्या है, कोई भी संख्या होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ x अगर हम लेंगे तो x में ये होगा कि जब हमने लिया होगा सम संख्या विषम संख्या तभी, हो सकता है x=5 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है x=2 भी ले सकते हैं। तो ये इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि यह सम संख्या ही है, लेकिन 2x जो होगा वो सम संख्या है। और विषम संख्याएं जो शुरुआत होती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी 2x जो होता है ये सम संख्या होता है। और 2x के बाद अब इसमें हम संख्याएं ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे, अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये पहली विषम संख्या होगी, मतलब जो भी सम संख्या होगा उसके आगे वाली जो संख्या होगी, एक जोड़ 2x में जो भी संख्या होगा 1 हमने जोड़ा तो जस्ट अगली संख्या विषम होगी। फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रम से ही चलता है, अल्टरनेटिवली सम विषम एक अल्टरनेट होके चलते हैं। ठीक है, तो एक सम आएगा फिर विषम आएगा, फिर सम आएगा फिर विषम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ती, तो इसी तरीके से हम यहाँ जोड़ भी रहे हैं। 2x+1 पहली हो जाएगी, फिर 2x+2 2x+3 सॉरी 2 नहीं 2x अगला होगा, 2x+3 2x+5। ये आपको याद रखिएगा, विषम संख्या ही जोड़ना है विषम के केस में। तो यहाँ पर सवाल हो जाएगा, माना पहली विषम संख्या बराबर 2x+1 है। ठीक है, तो दूसरी विषम संख्या बराबर 2x+3 होगा। ठीक, दोनों का योगफल प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 2x+1 प्लस 2x+3, देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, बराबर 40। अब एक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो भी सेम चर वाले हैं उनको जोड़ देते हैं, 2x ये हो जाएगा 4x प्लस विषम संख्या सॉरी ये जो हमारे अचर हैं 1 और 3, तो इसको जोड़ दिए 3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 40। तो 4x बराबर 40 माइनस 4, 4x बराबर 36, 40 में से 4 गया 36 हो जाएगा। फिर x बराबर पंचांतर किया 4 का गुणे में है तो पंचांतर करेंगे लेफ्ट से राइट साइड, तो ये हो जाएगा बटे में, तो 9 बार जाएगा, तो x बराबर 9। ठीक है, देखिए संख्या हमें मिला x बराबर 9, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है हमारी पहली दूसरी, ये कोई संख्या नहीं है। ये तो अभी सिर्फ हमारे संख्याएं ज्ञात करने का एक पहला स्टेप हमें मिला है। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या विषम संख्या की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हटा देता हूँ। ठीक है, पहली संख्या है 2x+1, इसमें हम रखेंगे तो 2 गुणे x बराबर 9 है प्लस 1 बराबर 9 18 और 1 19। ये पहली संख्या हमें मिल गई। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 2x+3, तो 2 गुणे 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 18, 18 और 3 21।
ठीक है, तो ये संख्या हमें मिल गई ना, 19 और 21। अब जोड़ के देखिए दोनों को, 19 और 21 बराबर 40 होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा 40। तो 19 प्लस 21 बराबर 40, तो 40 बराबर 40, LHS बराबर RHS, हमारा आंसर सही है। ठीक है, देखिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैंने बहुत ही इजी स्टेप में मैंने लिया है, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 25 मिनट का हो गया सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट में, इन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए 2 और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो है हमारा नेक्स्ट। देखिए हमारा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए एग्जांपल है, ये सब देखिए प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेहा, आदर्श और रजिया के पास क्रम से 2i, 2i + 1, 3y - 2 रुपए हैं। यदि तीनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए है तो आदर्श के पास कुल कितने रुपए हैं? तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ हमें ज्ञात है, तीनों के पास कितने रुपए हैं और तीनों का योगफल कितना है। तो इसके आधार पर देखिए अभी हम ये नहीं बता सकते कि इंडिविजुअली किसके पास कितना रुपया है। ठीक है, एक एक करके कि अगर हम नेहा के पास पूछे कितना रुपया है तभी नहीं बता सकते, आदर्श के पास भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये सब वेरिएबल में है। वेरिएबल मतलब चर संख्याओं के साथ है। y जो है आपका यहाँ चर संख्या है जो अज्ञात है, तो उसी को हम फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्यूरेट वैल्यू बता देंगे किसके पास कितना रुपया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रश्नानुसार, तो हम सबसे पहले तो सॉल्व कर देते हैं। तीनों का योगफल तो 2i, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, नेहा के पास है 2i और आदर्श के पास है 2i + 1, रजिया के पास है, यह बराबर है आपका 3y - 2। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर जोड़ दिया सभी का, तो 2i + 1 + 3y - 2। देखिए ये अलग अलग है, बराबर 27। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक समीकरण बन गया ना ये, अब हमें समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है नॉर्मली। अब इन सबको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ समीकरण हमारा बन गया। अब समीकरण का जो सॉल्व करने का नियम होता है वो हमें अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। आप देखिए तो 2i 3y ये हमारा कितना हो जाएगा, सभी में प्लस प्लस है, तो ये हो जाएगा 2i 4 3 7, ये हो जाएगा 7y और बराबर 7y। और यहाँ पर देखिए एक 1 यहाँ पर है, एक -2 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका -1 बराबर 27 और ये हो जाएगा 7y बराबर 27 प्लस एक हो जाएगा ये, तो 7y बराबर 28 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 28/7 बराबर 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा y बराबर 4। चलिए अब फाइंड करते हैं। देखिए y की वैल्यू मिल गई, अब एक्यूरेट किसके पास कितना रुपया है वो सब हमें मिल जाएगा। अब नेहा के पास कितना है, तो 2 × 4 बराबर 8 रुपया है। 2i + 1 आदर्श के पास हो जाएगा, 2 × 4 + 1 हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 रुपया है। और रजिया के पास है 3 × 4 - 2 बराबर 4 × 12, ये हो जाएगा 10 रुपया है। ठीक है, तो 8 9 10 सभी के पास जो रुपया हैं 8 रुपया 9 रुपया 10 रुपया है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था, आदर्श के पास कितने रुपया हैं, तो आदर्श के पास 9 रुपया है। यह है आदर्श के पास 9 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल है, राम ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को और 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दे दिया। यदि पत्नी के भाग का मूल्य 42,000 रुपये हो या 42,000 रुपये है ये, ठीक है, 42,000 रुपये हो तो राम के पास कितनी संपत्ति थी। देखिए सबसे पहले तो कुल संपत्ति,
मान लिया हमने यक्स है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ इस सवाल में, राम के पास जितनी संपत्ति थी उसका 1/3 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, जो बचा वो अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, तो वही चीज़ अब यहाँ हमें इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कुल x संपत्ति थी ₹100, तो पुत्र के पास कितना है, ठीक है, ठीक है, पुत्र को दिया कितना, यक्स का 1/3 भाग दिया। तो देखिए जो का होता है बॉड मास में हम लोगों ने पढ़ा था, का मतलब गुणा होता है, तो यक्स का 1/3 भाग, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो गुणा करके लिखना है, तो x/3 भाग। ठीक है, तो पुत्री को दिया कितना, ठीक है, तो पुत्री बराबर हो जाएगा x का 1/5 भाग, तो ये हो जाएगा x/5। ठीक है, तो शेष भाग जो बचा है वो पत्नी का हो जाएगा। ठीक है, तो शेष भाग तो ये पत्नी का होगा। ठीक है, शेष भाग देखिए कुल कितना था, यक्स है, दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो -x/3 प्लस x/5, ये हो जाएगा शेष भाग, x में से घटा देंगे। तो प्रश्नानुसार x, अब देखिए अगर हम ब्रैकेट को अगर हम यहाँ हटा दें तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो x माइनस x/3 और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो -x/5, ये हो जाएगा बराबर, ये शेष फल है ना, ये शेष भाग है, तो जैसा कि दिया गया है शेष जो बचा वो 42,000। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेंगे। अब तो एलसीएम जब लेते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको भी बटे 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए बटे 1 मानेंगे तो और आसान हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा 5×15, एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए एलसीएम हो जाएगा 15, तो 15 यहाँ पर जो हो जाएगा ये 15x हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग जाएगा तो ये 15 बार जाएगा, तो 15 हो जाएगा, -3 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 5x, और 5 से करेंगे 3 बार, तो -3x/15 बराबर 42,000। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, अंश वाला पार्ट, ये हो जाएगा 15x, 5×3 8x, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, बचेगा कितना, ये 7x/15 बराबर 42,000। तो यहाँ पर देखिए 7/15 है, अगर हम डायरेक्ट इसका 75 करेंगे तो यहाँ गुणे में 15/7 हो जाएगा। तो हम एक स्टेप वाइज कर देते हैं आपको, तो सबसे पहले 15 को यहाँ से हटाते हैं, तो 7x बराबर 42,000 गुणे ये हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए एक ही बार में करना ज़्यादा बेहतर है, अब उससे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे, अगर एकेडमिक में सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्टेप बढ़ाइए। तो 7 या तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 42,000 गुणे 15/7, तो x बराबर काट देते हैं, ये हो जाएगा 6 बार 42, ये हो जाएगा 6,000 गुणे 15, तो x बराबर 10 का 90,000। ठीक है, तो एक और बढ़ेगा 90,000 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष अभी देखिए ये जो पूरी संपत्ति थी ये तो अभी आपको पूरी संपत्ति मिल गई, तो हमें यही पूछा जा रहा था राम के पास कुल कितनी संपत्ति थी, तो राम के पास 90,000 की संपत्ति थी। ठीक है, देखिए इसमें भी इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे, इसका चैप्टर, इससे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है 6C, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। देखिए अभी जो हम लोगों ने आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा प्लीज़,
और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छी वीडियो बनाएं और जल्दी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट और आपके लाइक पर ही हम मतलब अच्छा लगता है, लोग पसंद कर रहे हैं तो और होता है ना, किसी की पसंद चीज़ जब पसंद कर रहे हैं लोग तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम बनाने का और अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी जब भी हमें समय मिलता है तो हम वीडियो बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 6C को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। देखिए, और अगर कोई दिक्कत हो जैसे आवाज़ वगैरह या कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, फीडबैक से हमें पता रहेगा, तभी हम उसको सुधारेंगे। और आज थोड़ा हो सकता है शोरगुल आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बगल में काम चल रहा है एक। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।